नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसकी लेखक है सिंपी मेहता। इस कहानी का पूरा क्रेडिट सिंपी जी को जाता है। कितने समझौते किए थे इस घर को संवारने में। पूरी उम्र निकल गई, छोटी छोटी खुशियों की बलि चढ़ा दी। इस घर को छोड़कर जाने के नाम से ही मन बेचैन हो रहा है। बोलती हुई सुमन की आंखें डगमगा गई। सुमन, उदास न हो। जहाँ हम जा रहे हैं वह भी घर अच्छा है। वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। अब किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। वैसे भी एक ना एक दिन तो ये समय आना ही था। पर नवीन, मैंने तो अपनी गृहस्थी के लिए कितने साल इस घर को संभालने में लगा दिए। इस उम्र में फिर से नई जगह रचना बसना आसान तो नहीं। मानता हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन नियति को यही मंजूर है तो कोई कर भी क्या सकता है। और हाँ, एक बात तुम गांठ बांध लो। जितने भी साल हमने इस घर को दिए वो हमारा कर्तव्य था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मान लेने से तकलीफ कम हो जाती है। इतना बोल नवीन करवट बदल सोने की कोशिश करने लगा। घर छोड़ने की टिस तो उसके हृदय को भी रुला रही थी, लेकिन मर्द खुद को हर हाल में सख्त दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर सुमन की आंखों में नींद कहाँ थी। बीती बातें याद करती हुई अतीत के गलियारों में टहलने लगी। सुमन जब ब्याकर आई थी उस समय देवर जतिन स्कूल में पढ़ता था। दोनों नंदी कॉलेज में थी। ससुर जी गुजर चुके थे। सास का ज़्यादा समय बिस्तर पर ही गुजरता था, क्योंकि वह अधिकतर बीमार रहती थी। ससुराल में पहले ही दिन सास ने पूरी घर की जिम्मेदारी सुमन को सौंपते हुए कहा था, बहू मैं पल दो पल की मेहमान हूँ, बीमार रहती हूँ, ना जाने कब मेरा बुलावा आ जाए। इसीलिए अब से मेरी गृहस्थी तुम्हारे कंधों पर है। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। नई नवेली दुल्हन सुमन के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा। सास के निर्देश अनुसार दूसरे दिन से ही घर गृहस्थी संभालने में लग गई। सुमन के पति ने दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत कर बारी बारी से बहनों को ब्याह कर ससुराल विदा किया। इतने में सुमन 2 बच्चों की माँ भी बन गई। इसी बीच पढ़ाई समाप्त होते ही देवर की नौकरी भी लग गई। देवर की नौकरी लगने से सुमन के पति की थोड़ी बहुत बचत होने लगी, जो पहले ना के बराबर होती थी। 2 साल तक सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन जब देवर का ब्याह हुआ और देवरानी ने घर में प्रवेश किया, तभी से घर में कलेश होने लगे। घर के काम को लेकर तो कभी बच्चों को लेकर, आए दिन छोटी छोटी बातों में बढ़ते कलेश को देखते हुए बंटवारा ही एकमात्र उपाय बचा था। बंटवारा सुनने में छोटा सा शब्द लगता है, पर उसे जो झेलते हैं, उनके दिल पर जो गुजरती है, वह वही समझ सकता है जिन्होंने बंटवारे का दंश झेला हो। देवरानी के साथ एक छत के नीचे रहना अब सुमन के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस घर में ब्याकर आई थी वहाँ से जीवन की न जाने कितनी यादें अनमोल जुड़ी थी। उसे छोड़कर जाना और भी मुश्किल लग रहा था। पुश्तैनी घर बहुत छोटा था, उसके 2 हिस्से करना मुश्किल था। तय किया गया कि जिसके हिस्से में घर आएगा वह दूसरे को अपने हिस्से की जमीन का एक टुकड़ा देगा। बंटवारे में घर देवर के हिस्से में और नवीन के हिस्से में जमीन का टुकड़ा आया, जैसा कि पहले ही तय हुआ था। सुमन और उसके पति को परिवार समेत घर से बाहर निकलना पड़ा। इसीलिए सुमन जिस घर में ब्याहकर आई थी, जिसे इतने जतन से सहेजा था, उसका मोह नहीं त्याग पा रही थी। दूसरे दिन बेमन से सुमन पति और बच्चों संग दूसरे घर में चली आई, जो किराए का था। यहाँ सुमन का मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि अब आए दिन परिवार के झगड़े से छुटकारा मिल चुका है। मन को अपार शांति मिल रही थी।
कुछ समय किराए के मकान में रहने के बाद नवीन ने अपने हिस्से में मिली ज़मीन पर एक छोटा सा मकान बना लिया। आज नव वर्ष के शुभारंभ पर घर के गृह प्रवेश की पूजा रखी गई। नाते रिश्तेदारों के साथ साथ सारे आपसी मतभेद भुलाकर देवर देवरानी भी आमंत्रित थे। मुख्य द्वार पर फूलों की तोरण, पायदान के सामने रंगीन रंगोली घर की शोभा बढ़ा रहे थे। घर के भीतर हर सामान करीने से सजाए गए थे। कमरे में एकमात्र छोटी सी खिड़की, ऐसी मंद मंद हवा कमरे के भीतर प्रवेश कर रही थी जो तन मन को ताजगी से भर दे। देखने में सुमन का नया घर छोटा जरूर था, पर पुश्तैनी मकान से लाख गुना अच्छा था, क्योंकि सुमन और उसके पति ने वास्तु के हिसाब से देख समझ कर बनवाया था। यह देख देवरानी मन ही मन जलन से मरी जा रही थी। जेठ जी और दीदी तो बड़े भाग्यशाली हैं। अपनी ज़मीन पर अपने हिसाब से छोटा सा ही सही पर कितना सुंदर घर बनवाया है। और एक हम हैं, पुराने घर की मरम्मत करवाने में ही पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, फिर भी हमारा घर देखने में सुंदर नहीं लगता। देवर देवरानी की बातें सुमन के कानों में जैसे ही पड़ी, सुमन सोच में पड़ गई कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जितना मिलता है उसमें खुश होने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलते हैं। ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। उस दिन सुमन ने बीते साल की बातें भूलकर तय किया कि हमारे पास जो है, जैसा है, उसमें ही खुशी ढूंढने में समझदारी है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नए साल में पुश्तैनी मकान हाथ से निकल जाने का मलाल अब सुमन को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुमन के पास अपना घर है, जिसके बाहर उसके पति के नाम के साथ सुमन का नाम भी अंकित है। आज सुमन बहुत खुश है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आइए अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है बहू तुम अपने मायके चली जाओ। इसकी लेखक है अर्चना खंडेलवाल। मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मेरा फ़र्ज़ सिर्फ आपके परिवार वालों की तरफ ही नहीं, मेरा भी परिवार है, जहाँ मैंने अपने 25 साल गुजारे हैं। आज मेरे मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत पड़ी है और आप कह रहे हो कि मायके मत जाओ। साल भर में कुछ दिन अपने मायके जाती हूँ, वो भी आपको अखरता है। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। सुजाता के मुंह से ये शब्द सुनकर विभोर चुप हो गया और उसने अपना बैग पैक कर लिया। अच्छा, तुम चली जाओगी तो यहाँ घर और बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास फालतू छुट्टियाँ नहीं हैं जो ले लूँगा। मेरी काफ़ी ज़रूरी मीटिंग्स हैं। विभोर ने फिर से रोकना चाहा। तभी घर की घंटी बजती है। विभोर दरवाज़ा खोलते ही चौंक जाता है। सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। एकदम अचानक से मम्मी को देखकर वो सकपका जाता है। अरे दरवाजे से हट तो सही, मुझे अंदर तो आने दे। और रोहिणी जी अंदर चली आती है। मम्मी, अब आप ही समझाइए, ये मायके जाने की जिद लेकर बैठी है। अब तो मम्मी आई है, इनकी सेवा करो, मायके को भूल जाओ। विभोर तेज आवाज में बोला। बहू तुम अपने मायके चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये शब्द सुनकर विभोर को आश्चर्य हुआ। मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? इसे तो अपना घर संभालना चाहिए। ये तो मायके जा रही है और इसे हमारी तो कुछ फिक्र ही नहीं है, विभोर ने जोर देकर कहा। बेटा विभोर, सुजाता मौज मस्ती के लिए नहीं जा रही है। उसकी मम्मी बीमार है तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो उसकी देखभाल करे। उन्हें डेंगू हो गया है, बहुत कमज़ोरी भी आ गई है। अब ऐसे में वो अकेली कैसे रहेंगी? अब सुजाता के पापा भी बूढ़े हो चले हैं। उन दोनों के प्रति सुजाता की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो सिर्फ तेरी पत्नी ही नहीं, उस घर की बेटी भी है। सुजाता के दोनों भाई विदेश में रहते हैं।
वो नहीं आ सकते तो सुजाता का फ़र्ज़ है कि वो अपनी मम्मी को संभाले। बेटा भूलो मत, सुजाता ने इस घर को अपना 100% दिया है। जब 3 साल पहले मैं बीमार थी तो तूने इसे मेरी देखभाल के लिए भेजा था। तब तुम कैसे रह लिए थे? बच्चों को भी तुमने संभाल लिया था। बहू ससुराल वालों की सेवा करने जाए तो सब मैनेज हो जाता है, पर अगर वो मायके जाए तो कुछ मैनेज नहीं होता। तब तो तेरे बच्चे भी छोटे थे। तब तूने कैसे घर बच्चे स्कूल ऑफिस एक साथ संभाल लिया था? अब क्यों नहीं संभाल सकता? मेरी बहू कितनी अच्छी है। उसे तेरी और बच्चों की कितनी फिक्र है। उसने मुझे फ़ोन करके सारी बातें बताई और मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने को बुलाया ताकि मैं सबको संभाल लूँ। मम्मी पर आप इतना नहीं कर पाओगी। रोहिणी जी हंसने लगी। मैं सब संभाल लूँगी। फिर तेरे घर में काम ही कितना है। बर्तन झाड़ू पोछे वाली आती है, कपड़ों के लिए मशीन है, बस खाना ही तो बनाना है। बहू तुम अपने मायके चली जाओ। तुम अपने बेटी होने का फ़र्ज़ निभाओ। यहाँ की बिल्कुल फ़िक्र मत करना। मैं और विभोर मिलकर घर देख लेंगे। विभोर ने फिर सवाल किया, आप पापा को भी अकेले छोड़कर आ गई हो? वहाँ उनको कौन संभालेगा? रोज़ ऑफिस के लिए कौन टिफ़िन बनाएगा? तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, उसी ने मुझे भेजा है। फिर उसका ससुराल पास में है, वो खाना भी भेज देगी और तेरे पापा को संभाल भी लेगी। आज सुजाता को मेरी ज़रूरत है। अब तू भी मना मत कर, इसे खुशी से अपना फ़र्ज़ निभाने दे। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार था। तभी सुजाता ने रोहिणी जी को कहा, मम्मी जी आपने मुझे समझा, मेरी भावनाओं को समझा, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपने इन्हें समझाया, ये तो पति होकर भी पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए। आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। विभोर भी समझ गया। उसने कार निकाली और सुजाता को ट्रेन में बिठा दिया। जाते वक्त बोला, तुम आराम से आना। जब मम्मी जी पूरी तरह से अच्छी हो जाएं तभी आना। मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा अपना और अपने घर वालों के लिए सोचा। तुम्हारा अपने मायके की तरफ भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। बेटी हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। अपने पति विभोर की बातें सुनकर सुजाता का मन हल्का हो गया। दोस्तों, सिर्फ किसी की पत्नी बनने मात्र से बेटी का रिश्ता मायके वालों से ख़त्म नहीं हो जाता। आज भी मायके में दुख हो या सुख पहले बेटी ही जाती है। उसकी भी अपने मम्मी पापा के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो हर बेटी को निभानी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कहानियों का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।